दावा किया जा रहा है कि अब भारत ने सिर्फ चेतावनी देने की नीति छोड़कर सीधे एक्शन मोड में उतरने का फैसला कर लिया है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद जिस तरह अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफी बदलाव और सीमा पार से चल रहे नेटवर्क्स पर लगातार सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई शुरू हुई है, उसने दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी है। सरहद से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट का माहौल है और अब जो खुलासा सामने आया है उसने पूरे इलाके की तस्वीर बदल कर रख दी है। भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे बल्कि घुसपैठियों को चुन चुनकर देश के बाहर निकालेंगे। देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो यह घुसपैठिए तय करेंगे। पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए बटन दबाना है, घुसपैठियों से मुक्त करना है। दोस्तों, 20 मई को पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित शुभेंदु सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक ऐसा अभूतपूर्व और फौलादी फैसला लिया है जिसने भारत और बांग्लादेश की सरहद का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत अब बंगाल की धरती पर किसी भी अवैध घुसपैठिए के पकड़े जाने पर उसे अदालतों और कागजी मुकदमों के लंबे चक्करों में नहीं फंसाया जाएगा, बल्कि राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को साफ निर्देश दे दिया गया है कि इन्हें बिना एक सेकंड की भी देरी किए सीधे बॉर्डर पर ले जाकर सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाए ताकि उन्हें तुरंत वापस बांग्लादेश की सीमा के बाहर भेजा जा सके। लेकिन असली सस्पेंस और चौंकाने वाली खबर तो इस फैसले के ठीक बाद अंतरराष्ट्रीय मोर्चे से निकलकर सामने आ रही है, जिसने पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। रक्षा और कूटनीतिक गलियारों से मिल रही बेहद पुख्ता और सनसनीखेज खबरों के अनुसार भारत विरोधी रुख अपनाए बैठी सीमा पार की नई हुकूमत ने पिछले 53 सालों का इतिहास बदलते हुए अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भारत के मसूरी भेजने के बजाय सीधे पाकिस्तान के लाहौर भेज दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भी चीन के साथ मिलकर बनाया हुआ अपना घातक लड़ाकू विमान यानी JF-17 थंडर का एडवांस्ड सिम्युलेटर पड़ोसी देश को सौंप दिया है ताकि उनके पायलटों को भारत के खिलाफ रणनीतिक मोर्चेबंदी के लिए तैयार किया जा सके। इस बेहद शत्रुतापूर्ण घेराबंदी के बाद सरहद पर दोनों देशों के बीच भारी सामरिक तनाव देखा जा सकता है। कल तक जो विदेशी तत्व और सीमा पार के कट्टरपंथी भारत के आंतरिक प्रशासनिक फैसलों को लेकर हमारे देश को कोस रहे थे, आज गृह मंत्री अमित शाह के गुप्त और कड़े आदेश ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी है। अमित शाह ने साफ शब्दों में अपनी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दे दिया है कि अब समस्या को सिर्फ नियंत्रित रखना हमारी नीति नहीं हो सकती, बल्कि समस्या को जड़ समेत समाप्त करना ही असली सुरक्षा दृष्टिकोण है। अब पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगा है कि आखिर वहां के चरमपंथी तत्व बंगाल में राष्ट्रभक्त सरकार बनने से इतने ज्यादा खौफजदा और परेशान क्यों थे। उन्हें इस बात का अंदेशा बहुत पहले से था कि जैसे ही बंगाल की सत्ता में देशभक्त ताकतों की वापसी होगी, वैसे ही न सिर्फ अवैध घुसपैठियों के डंकी रूट्स बंद होंगे, बल्कि सरहद पर भी भारत डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की एक ऐसी आक्रामक नीति अपनाएगा जो सीधे उनके मंसूबों को समाप्त कर देगी। आखिर बिना कोर्ट कचहरी के सीधे बॉर्डर से बाहर करने का वह कौन सा नया कानून है जिसने घुसपैठियों के पैरोकारों की बोलती बंद कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह के उस विशेष डेमोग्राफी मिशन में ऐसा क्या है जिसने सीमा पार के सिंडिकेट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हमेशा के लिए अलग करने का दावा करने वाले शर्जील इमाम की साजिश को भारतीय सेना ने कैसे हमेशा के लिए दफन कर दिया है। आज की इस बेहद खोजी और राष्ट्रहित से जुड़ी विशेष रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की उन जमीनी और सामरिक सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, भारत माता की अखंडता, हमारी सीमाओं की रक्षा और दिन रात सरहद पर मुस्तैद हमारे वीर जवानों के साहस के सम्मान में इस वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप भी इस महाकार्रवाई का दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या भारतीय सेना जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा। चलिए इस बड़े कूटनीतिक और सैन्य खुलासे की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल के उस प्रशासनिक गलियारे की तरफ चलना होगा। क्या वो नहीं चाहते कि सरहद पर शांति बनी रहे? इसका जवाब कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय नियमों के एक बहुत ही पेचीदा पन्ने में छिपा है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सीधा दावा ठोक दिया कि BSF अंतरराष्ट्रीय सीमा के नियमों का सीधा उल्लंघन कर रही है। उनका तर्क था कि बॉर्डर के नियमों के तहत जीरो लाइन से 150 गज के भीतर किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण या कोई ढांचा तैयार नहीं किया जा सकता। BGB का कहना था कि भारत जो नया पिलर और फेंसिंग लगा रहा है वो इस 150 गज के नियम के सख्त खिलाफ है। इसी तकनीकी पेंच को ढाल बनाकर उन्होंने सरहद पर तमाशा खड़ा कर दिया। लेकिन BSF भी कहां पीछे हटने वाली थी। हमारे जवानों का सीधा और स्पष्ट तर्क है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके आड़े कोई नियम नहीं आ सकता। 4096 किलोमीटर लंबी इस सरहद पर
फेंसिंग का काम कोई आज का नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही जरूरी और राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है। सरहद पार से होने वाली घुसपैठ, जाली नोटों का व्यापार और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए यह बाड़ लगाना बेहद आवश्यक है। बीएसएफ का रुख बिल्कुल साफ था कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी जमीन पर अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन बीजीबी अपनी जिद पर अड़ी थी और देखते ही देखते पिलर नंबर 806 के पास दोनों देशों के जवान बिल्कुल आमने सामने आ गए, जिससे माहौल में भारी सस्पेंस पैदा हो गया। माहौल में इतनी ज्यादा तल्खी आ गई कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ा और हिंसक टकराव होने वाला है। सरहद पर तनाव इतना बढ़ गया कि तुरंत उच्च स्तर पर वायरलेस संदेश भेजे गए। स्थिति की गंभीरता और किसी भी तरह के बड़े विवाद से बचने के लिए फेंसिंग के काम को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, लेकिन यह रोक किसी डर या दबाव की वजह से नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसियों के बीच वायरलेस पर संदेश दौड़ने लगे और तय हुआ कि इस मसले को सुलझाने के लिए तुरंत एक अहम बैठक बुलाई जाएगी। यह इस बात का संकेत था कि भारत अब अपनी सीमाओं को लेकर कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और सामने वाले को यह बात अच्छे से समझनी होगी। इस पूरे भारी हंगामे और घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के सीमा अधिकारियों के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की एक बहुत ही गंभीर बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कोई सामान्य चाय नाश्ते वाली मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसमें दोनों तरफ के अधिकारी पूरे SCR सबूतों, नियमों की किताबों और नक्शों के साथ बैठे थे। इस मीटिंग के दौरान बांग्लादेश की ओर से आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया गया और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। बीजीबी के अधिकारियों ने फिर से वही 150 गज वाला राग अलापा और कहा कि यह निर्माण कार्य दोनों देशों के बीच हुए पुराने समझौतों की भावना के खिलाफ है। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने भी बहुत ही मजबूती, बेबाकी और आक्रामक तरीके से अपना पक्ष उनके सामने रख दिया। सबसे दिलचस्प और गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी तनातनी के बाद भी भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं किया गया है जो बांग्लादेश को सफाई देने जैसा लगे। भारत की यह खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे करारा जवाब है। दिल्ली का यह स्पष्ट रवैया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम किसी भी देश के सामने कोई सफाई पेश नहीं करेंगे और न ही किसी के दबाव में आएंगे। फेंसिंग का काम देश की जरूरत है और वो हर हाल में होकर रहेगा। भारत की इस कड़क और बिना समझौते वाली नीति ने बांग्लादेश के खेमे में एक नई हलचल और बेचैनी पैदा कर दी है। उन्हें अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि सरहद पर अब पुराने वाले हालात नहीं रहे। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि यह तनाव सिर्फ एक पिलर का नहीं है, बल्कि इसके तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ समय से खासकर 2025 और 2026 के हालिया घटनाक्रमों पर नजर डालें तो भारत और बांग्लादेश सीमा पर स्थितियां काफी संवेदनशील बनी हुई हैं। बांग्लादेश के भीतर हुए भारी राजनीतिक उथल पुथल के बाद से ही सरहद पर घुसपैठ की कोशिशें कई गुना बढ़ गई हैं। आए दिन ऐसी पक्की खबरें आती हैं कि कुछ असामाजिक तत्व या तस्कर सरहद पार करके भारत में दाखिल होने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में बीएसएफ के लिए यह जरूरी हो गया था कि वो उन सभी रास्तों और पगडंडियों को हमेशा के लिए कंक्रीट और लोहे से सील कर दे जहां से यह घुसपैठ मुमकिन है। कूच बिहार का यह इलाका भी ऐसे ही संवेदनशील रास्तों में से एक माना जाता है, इसलिए यहां काम तेज किया गया था। जब बीएसएफ ने अपनी फेंसिंग का दायरा तेजी से बढ़ाना शुरू किया और तकनीकी रूप से सीमा को सील करने का अभियान तेज किया, तो उस पार बैठे उन काले नेटवर्क्स को सीधा और भारी नुकसान पहुंचने लगा जो इसी खुली सीमा के दम पर अपना कारोबार चलाते थे। कि कच्छ के रण में सर क्रीक और हरामी नाला जैसे दलदली और खतरनाक इलाके हैं। यहां ज्वार भाटे यानी हाई टाइड और लो टाइड के कारण पानी का स्तर दिन में कई बार लगातार बदलता रहता है। दलदल इतना गहरा होता है कि इंसान धंस जाए और यह इलाका जहरीले सांपों और मगरमच्छों से भरा पड़ा है। ऐसे दलदली पानी में पारंपरिक रूप से नाव या पैदल गश्त करना सुरक्षा बलों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पश्चिमी सीमा के इन तमाम खतरों के बीच अगर हम पूर्वी मोर्चे यानी बांग्लादेश की तरफ नजर डालें तो स्थिति और भी ज्यादा भयंकर और मुश्किल नजर आती है। बांग्लादेश के साथ लगने वाली हमारी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के घने जंगलों, चाय के बागानों, दलदलों और अनगिनत नदियों के बीच ऐसी सांप की तरह बलखाते हुए निकलती है। दोनों तरफ के लोगों का पहनावा, भाषा और संस्कृति इतनी मिलती जुलती है कि भीड़ में किसी घुसपैठिए को सिर्फ देखकर पहचानना नामुमकिन है। असम का धुबरी इलाका इस भौगोलिक चुनौती का सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण है। यहां ब्रह्मपुत्र नदी का पाट इतना चौड़ा हो जाता है कि एक किनारे से दूसरा किनारा नजर नहीं आता। यह नदी कई अलग अलग धाराओं में बंटकर बहती है और बीच में छोटे छोटे रेतीले द्वीप, जिन्हें स्थानीय भाषा में चार कहा जाता है, बन जाते हैं। बरसात के दिनों में जब ब्रह्मपुत्र उफान पर होती है तो इसका बहाव इतना तेज और विनाशकारी होता है कि वह रातों रात अपना रास्ता बदल लेती है। कई बार तो मजबूत कंक्रीट के बॉर्डर पिलर और लोहे की भारी भरकम बाड़े ताश के पत्तों की तरह पानी
में बह जाती हैं। ऐसे अस्थिर और खतरनाक माहौल में कोई भी भौतिक बाड़ लगाना या उसे टिकाए रखना इंजीनियरिंग के लिहाज से लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में भौतिक बाड़ की जगह स्मार्ट फेंसिंग या अदृश्य बाड़ ही एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक विकल्प बचता है जो इस घुसपैठ और तस्करी की समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। पर बड़ा सवाल यह था कि क्या यह अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक बाड़ नदी की तेज लहरों, भारी बारिश और तूफानों में भी अपना काम पूरी सटीकता से कर पाएगी? क्या पानी के अंदर की हलचल को मापना मुमकिन है? यहीं पर भारत के रक्षा अनुसंधान और बीएसएफ की तकनीकी विंग की सबसे बड़ी जीत होती है और एंट्री होती है बॉल्ड क्यूआईटी यानी बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन टेक्निक नाम के एक बेहद एडवांस और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट की। इसे खास तौर पर नदी वाले यानी रिवराइन इलाकों के लिए ही डिजाइन और कस्टमाइज किया गया है। असम के धुबरी में बिना बाढ़ वाले इस 61 किलोमीटर लंबे मुश्किल इलाके को अब तकनीकी प्रणालियों, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन नेटवर्क, लेजर बीम और दिन रात काम करने वाले हाई रेजोल्यूशन पीटीजी यानी पान टिल्ट जूम कैमरों से पूरी तरह कवर कर दिया गया है। जब कोई तस्कर या घुसपैठिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नदी के रास्ते तैरकर किसी छोटी डूंगी नाव के जरिए या केले के तने के सहारे छिपकर घुसपैठ की कोशिश करता है तो पानी के अंदर गहराई में लगे सोनार सिस्टम और सतह पर निगरानी कर रहे रडार तुरंत उसकी हरकतों और पानी में पैदा होने वाली तरंगों को पकड़ लेते हैं। यह डेटा तुरंत कंट्रोल रूम के सर्वर तक पहुंचता है। इससे बीएसएफ की क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी को पलक झपकते ही अपने डिजिटल मैप पर पता चल जाता है कि खतरा ठीक किस अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से आ रहा है, बिना एक भी पल गंवाए। बीएसएफ के जवान अपनी तेज रफ्तार इंटरसेप्टर बोट्स और होवरक्राफ्ट के जरिए मौके पर पहुंचकर घुसपैठियों को बीच नदी में ही दबोच लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में और बेहद कड़े लहजे में कहा है कि देश में अवैध रूप से घुसने वाले हर एक व्यक्ति की पहचान की जाएगी, उसे ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह तकनीक अब इतनी विकसित और शार्प हो चुकी है कि पानी में तैरती हुई किसी लकड़ी के लट्ठे, किसी जानवर और स्कूबा डाइविंग सूट पहनकर पानी के नीचे तैरते हुए किसी शातिर घुसपैठिए में भी आसानी से फर्क कर सकती है। लेकिन क्या साल 2026 में इस भारी भरकम खर्चीले और तकनीकी रूप से जटिल प्रोजेक्ट को पूरे 6000 किलोमीटर की सीमाओं पर लागू करना इतना आसान होगा? क्या भारत का बुनियादी ढांचा इस चुनौती के लिए तैयार है? अगर हम सरकारी आंकड़ों, कैग यानी कैग की रिपोर्ट और पुराने अनुभवों पर गौर करें तो 2019 में ही भारत सरकार ने 71 किलोमीटर के बेहद संवेदनशील इलाके में इसके 2 पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे। यह एक ऐसा वॉर रूम है जो किसी भी खतरे को रियल टाइम में एनालाइज करके तुरंत और सटीक एक्शन लेने की ताकत रखता है। एक स्क्रीन पर सैटेलाइट की तस्वीरें होंगी SCR-200 ETP एनडीआर के अंदर दूसरी पर ड्रोन की लाइव फीड और तीसरी पर ग्राउंड सेंसर का डेटा, जिससे दुश्मन का कोई भी कदम सुरक्षा बलों की नजरों से बच नहीं सकेगा। हालांकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान यानी MP-ITZA के कुछ वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी इस अति आधुनिक तकनीक को लेकर कुछ गंभीर चेतावनियां भी दे रहे हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारी पड़ सकता है। इन विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि कोई भी मशीन, चाहे वह कितनी भी एडवांस हो या कोई भी स्मार्ट सिस्टम, कभी भी मानवीय खुफिया जानकारी यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस और जमीन पर मौजूद स्थानीय पुलिसिंग की जगह पूरी तरह से नहीं ले सकता। तकनीक धोखा दे सकती है, लेकिन एक सजग जवान और सीमावर्ती गांवों के मुखबिर अक्सर सबसे सटीक जानकारी देते हैं। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अमीर देश ने भी मेक्सिको से लगने वाली अपनी सीमाओं पर अरबों डॉलर खर्च करके ऐसी ही तकनीकी और भौतिक दीवार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी कई बार खराब मौसम, कार्टेल्स की चालाकी और तकनीकी खामियों के चलते भारी झटके खाने पड़े हैं। जब सीमा पर भारी बारिश होती है, भयंकर बर्फीला तूफान आता है या असम जैसी बाढ़ के हालात होते हैं, तो कई बार एडवांस सेंसर की बैटरी ड्रेन हो जाती है और रडार भी सही तरीके से सिग्नल नहीं दे पाते। इसके अलावा इन महंगे उपकरणों का नियमित रख रखाव यानी मेंटेनेंस और उनके लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली और इंटरनेट की आपूर्ति सुनिश्चित करना भी एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल सिरदर्द है। खासकर उन रिमोट और जंगली इलाकों में जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं रहता, वहां इन सेंसर्स को बंदरों या जंगली हाथियों से बचाना भी एक अलग तरह की चुनौती है। इन तकनीकी समस्याओं के अलावा भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बेहद संवेदनशील कूटनीतिक पेंच भी फंसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों के मुताबिक सीमा की जीरो लाइन से 150 गज के भीतर कोई भी देश कोई स्थायी निर्माण यानी परमानेंट कंस्ट्रक्शन या रक्षात्मक दीवार खड़ी नहीं कर सकता।
यह नियम 1975 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए ऐतिहासिक सीमा समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी अक्सर इसी नियम का हवाला देकर कई बार भारत की तरफ से की जा रही बाड़ लगाने की कोशिशों या स्मार्ट टावर खड़े करने की पहलों पर कड़ी आपत्ति जता चुका है। इस कूटनीतिक खींचातानी से कई बार प्रोजेक्ट की रफ्तार महीनों तक धीमी पड़ जाती है। कई बार तो स्थिति इतनी अजीबोगरीब हो जाती है कि भारत के कुछ ऐतिहासिक गांव ठीक जीरो लाइन पर बसे होते हैं। अगर बीएसएफ बाढ़ को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 150 गज पीछे लगाती है तो हमारे ही देश के नागरिक और उनके खेत बाढ़ के उस पार सीमा और बाढ़ के बीच फंस जाते हैं। इन लोगों का जीवन बेहद मुश्किल हो जाता है। इनकी पहचान सुनिश्चित करने और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कड़े पहचान पत्र जांच अभियान चलाए जाते हैं, ही घंटों के लिए खोले जाते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी विदेशी नागरिक या तस्कर इन गांवों के लोगों का फायदा उठाकर देश में दाखिल न हो सके। लेकिन भारत की मौजूदा सरकार ने अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति दोनों में साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में कोई भी समझौता नहीं होगा। सरकार तकनीक के साथ साथ बैक चैनल कूटनीतिक रास्तों से भी इस चुनौती को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। देश की सुरक्षा के लिए आज जो भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ सीमाओं को भौतिक रूप से सील करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक नए आत्मनिर्भर और मजबूत राष्ट्र के निर्माण की दिशा में उठाया गया कड़ा और रणनीतिक कदम है। आज का भारत न केवल पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के नापाक इरादों और छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर को कुचलने की पूरी ताकत रखता है, बल्कि पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश के अंदर खासकर वहां के कट्टरपंथी गुटों द्वारा पनप रही देश विरोधी रणनीतियों को भी उसी की भाषा में करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल में जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ को रोकने के लिए जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा रणनीति बना रही हैं, जो देशों के साथ वह इस बात को साबित करता है कि अब देश की जनसांख्यिकी और सीमाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्वी सीमाओं से होने वाली गोवंश यानी कैटल की तस्करी, मानव तस्करी और जाली नोटों यानी FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स का खतरनाक रैकेट दशकों से भारत की अर्थव्यवस्था को भीतर ही भीतर खोखला करने की एक बहुत बड़ी साजिश रही है। तस्कर अब तक अंधेरे, घने जंगलों और भ्रष्ट तंत्र का फायदा उठाते थे, लेकिन अब यह स्मार्ट ग्रिड हर गैरकानूनी धंधे और सिंडिकेट की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। यह एक विनाशकारी प्रहार है। आज के समय में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जर्जर है और वह भारत के साथ सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, तो उसने आतंकवाद का एक नया और सस्ता तरीका खोज लिया है। वह अब पंजाब और जम्मू की सीमाओं पर हेक्साकॉप्टर और क्वाडकॉप्टर जैसे हैवी ड्यूटी ड्रोन का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन रात के घने अंधेरे में रडार की नजरों से बचकर कम ऊंचाई पर उड़ते हुए भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं और सीमा के उस पार अपने स्लीपर सेल्स के लिए ड्रग्स, हेरोइन, असॉल्ट राइफलें, चीनी पिस्तौल, टिफिन बम और गोला बारूद गिराकर वापस ये साजिशें रची जा रही हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसी ही बड़ी और धमाकेदार खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें। जय हिंद दोस्तों।